नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। और मैं हूं फराह खान। हरियाणा के गुरुग्राम में बीच सड़क पर एक कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार में आग लगते ही उसके ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन जलती हुई कार नहीं रुकी और राजीव चौक फ्लाईओवर पर तेजी से आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान जल रही कार के सामने एक ऑटो आ गया, लेकिन ऑटो के ड्राइवर ने अपना ऑटो मोड़कर कार के सामने से हटा लिया। हालांकि उसके ठीक पीछे खड़ा एक दूसरा ऑटो वाला अपने ऑटो को बचाने में कामयाब नहीं हो पाया और जलती हुई कार ने उसके ऑटो में टक्कर मार दी। कार की टक्कर से ऑटो उल्टी तरफ से ही पीछे जाने लगा। इस बीच फ्लाईओवर के नीचे खड़े लोगों ने जल रही कार का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसमें दिखा कि कार थोड़ी देर के लिए रुक गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जलती हुई कार एक बार फिर चलने लगी, जिसके सामने से लोगों ने सड़क पर पलटे हुए ऑटो को खींचकर हटाया। इसके बाद लोग जलती हुई कार के पीछे पीछे भागने लगे और आखिरकार डिवाइडर से टकराने के बाद कार रुक गई। जैसे फ्लाईओवर पे चढ़ा हूँ, आवाज आई गाड़ी में, सर की आवाज आई। जैसे मैंने देखा क्या चीज है, इतने में गाड़ी में आग। कार में आग लगने की खबर पाकर वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने कार के रुकने के बाद उस पर पानी की बौछारें छोड़ी, जिससे आग थोड़ी देर में बुझ गई, लेकिन तब तक कार बुरी तरह से जल चुकी थी। हालांकि कार में आग कैसे लगी इसकी वजह का पता नहीं चल पाया। दिवाली के मौके पर देश भर में जमकर आतिशबाजी हुई तो घरों और मंदिरों को जगमग दियों से सजाया गया। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल भी दिवाली पर जगमगा उठा, तो वहीं दिल्ली का बंगला साहिब गुरुद्वारा भी रोशनी के पर्व पर अपनी चमक बिखेरता हुआ दिखा। दिल्ली के इंडिया गेट को भी दिवाली पर खास अंदाज में सजाया गया। दिवाली की रोशनी से सराबोर मुंबई के शिवाजी पार्क और सीएसएमटी स्टेशन का नजारा भी बहुत खूब रहा, जबकि कोलकाता का हावड़ा ब्रिज भी दिवाली पर अपनी रोशनी की छटा बिखेरता हुआ नजर आया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीएसएफ के जवानों ने धूमधाम से दिवाली मनाई। देश में सीमाओं पर तैनात अपने परिवार वालों से दूर बीएसएफ के जवान दिवाली की पूजा के बाद जश्न में सराबोर हो गए और कीर्तन कर दिवाली के दिन पूजा अर्चना करने लगे। इस दौरान उन्होंने पटाखे भी जलाए और जमकर डांस किया। सैनिकों ने सर्दी के बीच दिवाली के दिए जलाकर देश की सुरक्षा के लिए दुआ मांगी। हम इस सीमा पे दिन रात कड़ी मेहनत के साथ मुस्तैदी से अपनी सेवा को निर्वहन कर रहा हूं। आप निश्चिंत होकर के अपने देश में खुशी और उल्लास के साथ दिवाली का पर्व को मनाइए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी बीएसएफ जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने फिल्मों के गानों पर जमकर डांस किया। वहां भी जवानों ने मरते दम तक देश की सीमाओं पर मुस्तैदी से खड़े रहने की बात की। इसके अलावा लेह में -20 डिग्री सेल्सियस पर भी जवानों ने दिवाली सेलिब्रेट की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद लोगों ने जमकर पटाखे जलाए, जिससे दिल्ली एनसीआर में हवा का स्तर खराब से और खराब स्तर तक पहुंच गया है। दिवाली की आतिशबाजी के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी थी, उसके बाद भी लोग बड़े बड़े और ज्यादा प्रदूषण वाले पटाखे जलाते दिखे। साथ ही सिर्फ 8 से 10 बजे तक ही केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन लोगों ने 10 बजने के बाद भी प्रदूषण वाले पटाखे जलाने का सिलसिला जारी रखा। और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद भी लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। यहां तक कि ये कहा गया था कि 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने पटाखे जलाए और ग्रीन क्रैकर्स के अलावा जो ज्यादा प्रदूषण वाले पटाखे और ज्यादा आवाज वाले पटाखे होते हैं वो छोड़े गए और उसका नतीजा अब दिल्ली वालों को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पराली के चलते और स्मोक की वजह से दिल्ली की हवा में जहर फैला हुआ है। ऐसे में ये कदम सिर्फ इसलिए उठाया गया था ताकि बढ़ते हुए प्रदूषण को रोका जा सके, लेकिन लोगों ने उस हिदायत को नजरअंदाज किया और दिवाली के मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई और प्रदूषण वाले पटाखे फोड़े गए और जो हिदायत दी गई थी कि 8 से 10 बजे तक के बीच में पटाखे छोड़े जाएंगे, उसको भी ताक पर रख दिया गया और 10 बजे के बाद भी आतिशबाजी की गई। प्रियंका हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। प्रियंका, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी लोगों ने उसको अनसुना कर दिया और 10 बजे के बाद भी पटाखे फोड़े गए। जी बिल्कुल सही आपने कहा। सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश है कि 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों का सिर्फ प्रयोग किया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके
कल दिल्ली में शाम 6 बजे से पटाखे फूटने शुरू हुए और रात के 1-1:30 बजे तक चलते रहे। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की आदेशों की अनदेखी की गई और साफ तौर पर जिन पटाखों की अगर बात की जाए तो वो कहीं बाजार में उपलब्ध थे ही नहीं। तो ऐसे में लोगों ने वही इंटेंसिटी और वही रोशनी वाले, वही नॉइज पोल्यूशन वाले पटाखों का इस्तेमाल किया, जिसका असर सुबह सुबह दिल्ली के हवाओं में देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। हालांकि अगर एयर क्वालिटी की बात करें तो ओवरऑल दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो 466 पर बनी हुई है, जो कि सीवियर कंडीशन पर, बेहद हानिकारक कंडीशन पर है। उसके अलावा अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो आज बेहद खराब स्थिति में दिल्ली की एयर क्वालिटी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। दिवाली के बाद दिल्ली में 3 दिन ट्रकों की एंट्री पर बैन रहेगा। दिवाली के बाद दिल्ली में संभावित प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राजधानी में 8 से 10 नवंबर तक ट्रकों को आने पर रोक लगा दी है। दिवाली में प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत ये फैसला लिया गया है। आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले ट्रक को इस प्रतिबंध से छूट दिया गया है। इस संबंध में EPCA यानी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में धौला कुआं से गुरुग्राम के बीच रोपवे सर्विस शुरू करने की योजना है। केंद्र सरकार ने इस रूट पर लगने वाले भारी जैम को देखते हुए रोपवे सेवा चलाने का फैसला किया है, जो जमीन से ऊपर हवा में तारों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगा। दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में इस प्रोजेक्ट पर मोहर भी लग गई। रोपवे बनाने के लिए ऑस्ट्रिया की एक कंपनी के साथ करार होने की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि ये कंपनी दिल्ली के धौला कुआं से गुरुग्राम के मानेसर तक रोपवे प्रोजेक्ट पर काम करेगी, जिसका नतीजा ये होगा कि जब ये रोपवे सेवा शुरू हो जाएगी तो लोग जैम में रेंगने की जगह इसका इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक कम वक्त में पहुंच सकेंगे। आप दिल्ली में सोचिए कि यही रोड पर एक बस के बजाय डायरेक्ट गुड़गांव तक डबल डेकर बस अगर हवा में चलेगी 250 लोगों की, तो रोड का ट्रैफिक कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, सस्ता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एज ए फ्यूल सस्ती है। जानकारी दी गई कि इस प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा और ये कैसा दिखेगा इसकी एक झलक भी कार्यक्रम में देखने को मिली। बताया गया कि रोपवे सेवा से यात्रियों की ही मुश्किलें कम नहीं होंगी, बल्कि सरकार की जेब को भी इस प्रोजेक्ट का ज्यादा बोझ नहीं सहना होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सरकार ने मेट्रो लाइन बिछाने में होने वाले भारी भरकम खर्च से बचने के लिए ही रोपवे सेवा शुरू करने का फैसला किया है। सरकार के मुताबिक 1 किलोमीटर रोपवे बनाने में 50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो कि मेट्रो के मुकाबले बहुत कम है। अभी 1 किलोमीटर मेट्रो लाइन तैयार करने में 350 करोड़ रुपए तक सरकार का खर्च करने पड़ते हैं। रोपवे एक लिफ्ट की तरह काम करता है, जिसमें यात्री जमीन के ऊपर हवा में तारों के जरिए केबिन में बैठकर इधर उधर जा सकते हैं। सरकार का दावा है कि वो इन केबिन के साइज को बड़ा रखेगी और उसकी कोशिश इन्हें बस जैसा आकार देने की होगी, ताकि इसमें एक बार में 250 से ज्यादा लोग सफर कर सकें और सड़कों पर गाड़ियों की संख्या भी घटे। अभी रोपवे सेवा का ज्यादातर इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में होता है, जहां बस और गाड़ियों के जरिए पहुंचना मुश्किल होता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दिवाली मनाई। इस दौरान न्यूज 18 से उन्होंने बात की। योगी ने दावा किया कि अयोध्या में राम मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द ही राम की प्रतिमा बनवाने पर फैसला हो जाएगा। और जब उनसे राम मंदिर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि संविधान के दायरे में राम मंदिर का मुद्दा सुलझाया जाएगा। सर, बहुत अच्छा दिवाली सेलिब्रेशन यहाँ पर रहा। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। राम मंदिर के सवाल पर बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी थी कि कल शायद आप कुछ कहेंगे, पर कल आपका कोई संदेश आया नहीं सीधे। राम मंदिर पर आपका क्या स्टैंड है? आज आपने दर्शन भी किए हैं ना? देखिए, अयोध्या में रामलला के ही दर्शन होते हैं। जो भी आता रामलला का ही दर्शन करने के लिए आता है। वहाँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। लेकिन मंदिर का जो भव्य रूप होना चाहिए, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उसके अनुरूप अयोध्या का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, अयोध्या का विकास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान भी हम लोग निकालेंगे। क्या ये संवैधानिक दायरा अगर कोर्ट से डिले होता है, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने, मोहन भागवत जी ने भी कहा है, क्या आपकी पार्टी, आपकी सरकारें इस पर विचार कर रही है? देखिए, जो भी संवैधानिक दायरे में संभव हो पाएगा, सरकार उस कदम को उठाएगी। एक आखिरी सवाल, राम मूर्ति को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी थी, आपने स्पष्ट भी किया, क्या उसका स्वरूप होगा, कितनी विशाल वो होगी, इस पर अगर कुछ प्रकाश डाल सकें? देखिए, जमीन की उपलब्धता को ध्यान में रख करके हम लोग निर्णय लेंगे। 2-3 साइट्स देखी गई हैं, समय आने पर निर्णय लेंगे।
एक आखिरी सवाल। लोग ये मान रहे हैं कि विकास से हट करके एजेंडा शायद अब मंदिर का हो गया। ऐसे में चर्चा ये भी है कि जो ब्रांड योगी है वो एक सेंटर स्टेज ले रहा है पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स का। आपको लगता है कि इससे का कोई परिवर्तन हुआ है? दशहरे से दिवाली तक मुद्दा विकास से हट करके राम मंदिर पर आ चुका है। अब समस्या ये है कि आप वही प्रश्न करते हैं, फिर एक तरफ विकास का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ फिर आकर के वहीं पे ठहरते हैं। मैंने कल से अपनी बात को फोकस किया है विकास पे, और विकास पर फोकस करते हुए मैं पिछले वर्ष भी दीपोत्सव का कार्यक्रम हमने यहाँ किया था, इस वर्ष भी किया है। फोकस डेवलपमेंट है, अयोध्या ही नहीं पूरे प्रदेश का और पूरे देश का। उत्तराखंड में हर्षिल बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने तीसरी बार केदारनाथ के दर्शन किए। साथ ही उन्होंने केदारनाथ मंदिर के चारों ओर परिक्रमा भी की। इससे पहले उन्होंने मंदिर में जलाभिषेक के बाद विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान पुजारी ने उन्हें एक रुद्राक्ष की माला पहनाई और टीका लगाया। करीब 15 मिनट तक पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में लगी केदारनाथ की तस्वीरों को देखने लगे, जिसमें साल 2013 में आई त्रासदी से उजड़े इलाकों को दोबारा बसाए जाने की कहानी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ से बाहर आए और पूरे मंदिर की परिक्रमा करने लगे। थोड़ी देर बाद वो सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरे और अपनी काली जैकेट उतार कर केदार घाटी में हुए कामों का जायजा लेने लगे। इस दौरान उन्होंने वहाँ मौजूद अधिकारियों से पूछताछ कर कई निर्देश भी दिए। केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने से 2 दिन पहले दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ दिनों में वहां हुई बर्फबारी से खूबसूरत हुए नजारे का भी दीदार किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते के दोनों ओर खड़े श्रद्धालुओं का भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और दीपावली की शुभकामनाएं दी। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के साथ प्रधानमंत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारत चीन सीमा के पास हर्षिल पहुंचे और ITBP जवानों के साथ दिवाली मनाई, जिससे जवानों का हौसला दोगुना हो गया और प्रधानमंत्री को अपने बीच देख वो देशभक्ति के नारे लगाने लगे। पीएम डिब्बे से जवानों को अपने हाथ से मिठाई बांटते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों की हौसला अफजाई भी की। मैं आपका अभिवादन करने के साथ आपके माता पिता को नमन करना चाहता, आपके गुरुजनों को नमन करना चाहता, जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया। प्रधानमंत्री ने भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। दिवाली के दिन पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। पीएम ने केदारनाथ में पूजा पाठ से पहले उत्तराखंड के हर्षिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई, जिसे लेकर कांग्रेस ने पीएम पर निशाना साधा और इसे उनका फोटो खिंचवाने का शौक करार देते हुए OROP यानी 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा उठा दिया। ये सरकार फोटो ऑप्स की सरकार रही है। मोदी जी विशेषकर कैमरा से अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए आप सामने पड़ जाइएगा तो खींच के हटा देंगे, जिसके जवाब में बीजेपी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। वो नकली जनेऊधारी भी बनते हैं तो यही ताकत मांगते हैं कि ऐसा ताकत दो कि मैं एकदम डिवाइड एंड रूल करके देश को नष्ट कर दूं। बीजेपी ने ये दावा भी किया कि पीएम देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करने की वजह से उनके साथ त्योहार मनाते हैं। देश की नौसेना को पहली न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने वाली सबमरीन INS अरिहंत मिल गई। इस सबमरीन से देश की नौसेना को बड़ी ताकत मिलने वाली है, क्योंकि ये ऐसी सबमरीन है जिसमें 750 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइल तैनात की जा सकती है। पानी के अंदर रहते हुए ही सबमरीन के जरिए पानी के अंदर मौजूद किसी टारगेट पर मिसाइल दागी जा सकती है और पानी की सतह पर भी निशाना दागा जा सकता है। तो पानी के अंदर रहते हुए ही सबमरीन से विमानों तक को मिसाइल के जरिए ढेर किया जा सकता है। भारत के पास जमीन और आसमान से परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता पहले से ही है, लेकिन INS अरिहंत के आने के बाद भारत ऐसा देश बन गया है जो जमीन से, आसमान से और पानी से यानी कहीं से भी दुश्मन पर परमाणु मिसाइल दाग सकता है। अभी तक इस तरह की सबमरीन केवल अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन के पास थी। भारत इस लिस्ट में 6ठा देश बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि तो बताया ही, इशारों में न्यूक्लियर हथियारों की धमकी देने वाले पाकिस्तान को जवाब भी बताया। अरिहंत भारत के दुश्मनों के लिए, शांति के शत्रुओं के लिए एक खुली चेतावनी है कि वे भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस न करें। अरिहंत की सफलता न्यूक्लियर ब्लैकमेल का माकूल और मुंह तोड़ जवाब है।
अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। We are now as a part of constitutional duties. Definitely everybody was, even including me, the Prime Minister, the Chief Minister, the millions of the people of this country, they want that Rama Mandir to be constructed. This can be only at Ayodhya, nowhere else. But definitely in the constitutional framework, we'll love to make this Ram Mandir at the earliest. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किए जाने पर सियासत शुरू हो गई। सीएम योगी ने छोटी दिवाली के मौके पर अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान इसका ऐलान किया था, जिसके बाद कांग्रेस ने एक के बाद एक शहरों के नाम बदले जाने पर तंज कसते हुए पीएम और यूपी के सीएम पर हमला बोला। पुलों के नाम, शहरों के नाम बदलने में एक्सपर्ट है, इसलिए कि इन्होंने अपना कुछ काम नहीं किया। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने योगी सरकार की नाकामियां गिनाते हुए नाम बदलने को बेवजह करार दिया। सरकारें हैं कुछ, जब कुछ नहीं करती हैं तो नाम ही बदल रही, हम पैसा लगता नहीं, वरना एक काम नहीं हो रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने योगी सरकार के फैसले का बचाव करते हुए अयोध्या से देश की भावनाएं जुड़ी होने का तर्क दिया। अयोध्या की स्पिरिचुअलिटी, अयोध्या की इमोशनल लिंकिंग इस देश के कितने करोड़ों लोगों से है, तो उसको महत्व देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की वह स्वागत योग्य है। इससे पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने पर भी विपक्ष ने सीएम योगी पर तीखे हमले किए थे, लेकिन फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किए जाने पर वहां रहने वाले लोगों ने खुशी जताई। साथ ही संत समाज और मुस्लिम समुदाय ने भी यूपी सरकार के फैसले का स्वागत किया और दावा किया कि जो काम पहले किसी ने नहीं किया उसे सीएम योगी ने कर दिखाया। 100 साल पहले जो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं किए वो माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं। यही नहीं, फैजाबाद में रहने वाले लोगों ने भी उसका नाम बदलकर अयोध्या किए जाने पर खुशी जताई। योगी जी ने जो अयोध्या का, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया, जिला कर दिया है, ये अच्छा महसूस हो रहा है। हालांकि अयोध्या विवाद के एक पक्षकार इकबाल अंसारी ने नाम बदलने के साथ विकास किए जाने की भी मांग की। हम चाहते हैं कि नाम बदलने के साथ साथ अयोध्या का विकास भी होना चाहिए। उधर यूपी में 2 शहरों के नाम बदले जाने के बाद अब कई और राज्यों में शहरों का नाम बदले जाने की मांग शुरू हो गई। फ्रांस की सड़कों पर मशीन से चलने वाले 50 फीट ऊंचे जानवरों का प्रदर्शन किया गया, जिन्हें असली जानवरों की तरह चलाया भी गया। मशीन से चलने वाले इन जानवरों का प्रदर्शन स्ट्रीट थिएटर फेस्टिवल के दौरान किया गया, जिन्हें देखने के लिए तुलूज शहर में हजारों लोग जुटे। संगीत के शोर में करीब 13 मीटर ऊंची एक मशीनी मकड़ी असली मकड़ी की तरह चलने लगी। इस रोड शो में सांड की तरह दिखने वाले करीब 50 फीट ऊंचे ऐसे राक्षस का भी प्रदर्शन किया गया, जिसका जिक्र ग्रीस की लोक कथाओं में है। ऐसे भारी भरकम मशीनी जानवरों के साथ टुलूज की सड़कों पर थिएटर यात्रा निकाली गई। स्ट्रीट थिएटर फेस्टिवल के दौरान रात में मशीनी जानवरों की लड़ाई का भी शो रखा गया। इस रोड शो की तैयारी कई महीनों पहले ही शुरू कर दी गई थी। इसके लिए मशीनी जानवरों के अलग अलग हिस्से को लीवर, मशीन और रिमोट की मदद से चलाया जाता है, जिन्हें अलग अलग ऑपरेटर एक दूसरे से तालमेल बिठाते हुए ऑपरेट करते हैं ताकि वो असली जानवरों की तरह हरकत करें। कानपुर में दिवाली में पटाखा जलाते वक्त जलता हुआ पटाखा जाकर एक खड़े ट्रक में गिर गया, जिससे ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक धूं धूं कर जलने लगा। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने भगदड़ मच गई। आग की जानकारी मिलने के बाद जब दमकल की गाड़ी वहां तक पहुंचती, आग ने ट्रक को चपेट में ले लिया था। आग जिस खड़े ट्रक में लगी उसके नीचे से पेट्रोल लाइन जा रही थी। गनीमत ये रही कि आग ज्यादा देर तक नहीं लगी रही, अगर ऐसा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। कानपुर का ये मामला है जहां पर पटाखा जाकर ट्रक में लग गया और उसके बाद ये ट्रक में आग लग गई और इस ट्रक के नीचे एक पेट्रोल लाइन थी। गनीमत ये रही कि वक्त रहते ये आग बुझा दी गई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। हरियाणा के करनाल में दिवाली पर आतिशबाजी की तैयारी करते समय 5 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। 2 बच्चों को गंभीर हालत में पीजीआई रेफर किया गया। लापरवाही की वजह से हुए इस हादसे में बच्चे लोहे की रॉड में पोटेशियम भरकर बजाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होने से ये हादसा हो गया। वो पटाखे जो आता है ना, पाइप में भर के पोटास जो है ना वही चला रहे थे। पता नहीं उसमें विस्फोट हुआ, जिसके कारण जो है ना एक बच्चे का दोनों हाथ और ज़्यादा मतलब वो जो है ना मतलब
उसका मतलब जो है ना हालत जो है ना ज़्यादा गंभीर है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक दिवाली की रात सड़कों पर निकले और उन पुलिस वालों को मिठाई बांटी जो ड्यूटी पर तैनात थे और दिवाली अपने परिवार के साथ नहीं मना पाए, इसलिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक खुद उन्हें दिवाली पर मिठाई का डिब्बा देने पहुंचे। दिवाली मुबारक हो। इसके लिए वो पहले थाने में गए, जहां उन्होंने पुलिस वालों से हाथ मिलाया और उन्हें मिठाई का डिब्बा दिया। इतने सैक्रिफाइस करने के बावजूद भी ये अच्छी तरह से अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं और हमारे तरफ से पूरे दिल्ली पुलिस के जवानों को और उनके परिवार सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर रात को सड़कों पर मुस्तैदी से ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों से भी मिले और उन्हें भी हाथ मिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। हमें दिल्ली पुलिस को ये फख्र है कि हम जैसे मेहनत करके काम करते हैं हमारे जवान, तो बाकी जो यहाँ के दिल्ली वासी फिर अपने त्योहार मनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली वालों से दिल्ली पुलिस को सहयोग करने की भी अपील की।